नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन साथ ही ये एक फोन इन कार्यक्रम है। ऐसे में आप भी उन सवालों के साथ हमारे साथ कार्यक्रम में सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। इसके अलावा व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आइए आपको सबसे पहले बता दें कि आज इस कार्यक्रम में हम किन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जो विषय रहेंगे वो रहेंगे, आपको बता दें, आलू फसल प्रबंधन और साथ ही बात होगी प्राकृतिक खेती के बारे में। तो ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बीच अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं इन विषयों से जुड़े हुए तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नोट कर ले टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें और टीवी की आवाज बंद रखें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए जब भी सवाल भेजते हैं तो साथ ही अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर BS तोमर, आप अध्यक्ष हैं शासकीय विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी, आप प्रधान वैज्ञानिक है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और प्राकृतिक खेती एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर तोमर हमें बताएं कि जिस तरह से रासायनिक खेती का इतने सालों से चलन चल रहा है, तो किस तरह से अब उसके बजाय प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है, क्या इसकी वजह है और क्या होती है प्राकृतिक खेती? ये प्राकृतिक खेती एक महत्वपूर्ण विचार है, विचारधारा है और भारतीय खेती को आज प्राकृतिक खेती की आवश्यकता भी है। आवश्यकता इसलिए है कि अगर हम अपने विकास का अवलोकन करें, आज़ादी से पूर्व हमारे देश में जो उर्वरक हैं, रसायन हैं, खरपतवारनाशी हैं, उनका इस्तेमाल बहुत कम होता था या ना के बराबर था जी। और जैसे आज़ादी के बाद देश में संस्थागत विकास हुए, उद्योगों का विकास हुआ, तो उसके साथ साथ कृषि का भी विकास हुआ और हमने प्रचुर मात्रा में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवारनाशी आदि का हमने इस्तेमाल को बढ़ावा देना शुरू किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश में उत्पादन बढ़ा, उत्पादकता बढ़ी। लेकिन इसके साथ ही साथ हम कहीं पीछे भी रह गए। जब हम रासायनिक उर्वरकों पे या कीटनाशकों पे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी तो हमने जो प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन हैं, जैसे गोबर की खाद है या पशुओं से उत्पादित अन्य उत्पाद हैं, उनका इस्तेमाल कम होना शुरू हो गया और हमने जो है उसमें दैनिक परिश्रम है, खेतों में निराई, गुड़ाई, जुताई या गर्मियों में उसकी गहरी जुताई या खरीफ में उसमें ढैंचा या सनई उगा करके फसलों को अगले मौसम के लिए तैयार करने जैसी जो व्यवस्था थी, उसको हम धीरे धीरे भूलते चले गए। या यूं कहें कि बढ़ती हुई आबादी की मांग को पूरा करने के लिए हमने इन चीज़ों से मुंह मोड़ लिया और हम उस चौराहे पे आके खड़े हो गए जहाँ पे आज हमारे सामने एक बड़ा संकट की स्थिति है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें या हम अपनी जो हमारी जो कन्वेंशनल अप्रोच है उसको हम साथ में बढ़ें। उसका दुष्परिणाम हमारे सामने है कि हमारे जो मृदा का स्वास्थ्य है वो प्रभावित हुआ। मृदा के अंदर जो मृदा जीवी हैं उनकी संख्याओं में निरंतर कमी आई, चाहे वो केंचुआ हो या नत्रजन फिक्स करने वाले सूक्ष्म जीवी हों या हमारी मृदा में कार्बनिक तत्व की कमी गोबर के या ग्रीन मैन्योरिंग या फसल चक्रों के ना अपनाने के कारण हमारी मृदा के अंदर जो है कार्बनिक तत्व की कमी हुई है और वो कमी इस हद तक होगी कि हमारी फसलों से बेहतर उत्पादन लेने के लिए वो संपूर्ण नहीं है। तो हमें बहुत तरह के दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं और इन्हीं का हल है प्राकृतिक खेती। तो किस प्रकार की होती है, क्या विधि अपनाई जाती है प्राकृतिक खेती में, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती भी कहा जाता है। इस तरह की खेती में सिर्फ प्राकृतिक आदानों का उपयोग ही किया जाता है। प्राकृतिक खेती मिट्टी के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी जरूरी है। प्राकृतिक खेती में देसी गाय को मूल आधार माना जाता है। दरअसल देशी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देशी गाय के गोबर और मूत्र की महक देशी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। प्राकृतिक खेती करने के बहुत से फायदे हैं। इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। प्राकृतिक खेती से न सिर्फ सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, बल्कि फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने से भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, जिससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। प्राकृतिक खेती करने से मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के जरिए होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। प्राकृतिक खेती के इतने सारे फायदों को देखते हुए सरकार भी किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अधिक किसानों को शामिल करने और बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति यानी BPKP को बढ़ाकर प्राकृतिक खेती पर प्राकृतिक मिशन NMNF तैयार किया है। NMNF अगले 4 वर्षों में 15,000 क्लस्टर विकसित करके 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा। अच्छा, तो ये थी प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें। आइए अब आलू फसल प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर चौधरी, जानना चाहेंगे आपसे कि जो आलू है, जो कि हमारे देश की एक प्रमुख सब्जी फसल है, इसकी व्यावसायिक खेती किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी है और साथ ही अभी का जो समय है वो आलू के जो किसान हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है? मैम, जैसे कि आपने बोला है कि आलू एक बड़ी व्यावसायिक फसल है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारत के किसानों के लिए बड़े गौरव की बात है कि हम लोग बड़े शीर्ष स्थल पे पहुंच गए हैं आलू की खेती में। अगर इसकी टोटल एरिया की बात करें तो हमारे पास लगभग इस वक्त 22 लाख हेक्टेयर एरिया में हम लोग आलू की खेती करते हैं, जिससे लगभग हम लोग 52 मिलियन टन की पैदावार ले रहे हैं और पर हेक्टेयर हम लोग लगभग 24 टन पर हेक्टेयर की पैदावार ले रहे हैं। तो इससे किसान जो है वो 2.5 से लेके 4 लाख तक की भी कमाई कर रहा है, जो अच्छी व्यवसायिक खेती कर रहा है। तो बड़े किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए, सबके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण फसल है। छोटे किसानों के लिए और मझोले के लिए तो अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, उसके अलावा वो मार्केट में भी बेच सकते हैं। और जो बड़ा किसान है वो खेती करके, क्योंकि बड़ी बल्कि क्रॉप है, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी आती है, जरूरत है सिर्फ एक वैज्ञानिक ढंग से, एक वैज्ञानिक सोच से खेती करने की। तो उस तरीके से खेती करेंगे तो हम लोग बड़े व्यवसायिक तरीके से जो है वो किसान अपनी पैदावार और अपनी जो है वो आर्थिकी को जो है मजबूत कर सकता है। बिल्कुल। तो बड़े पैमाने पर हमारे देश में आलू की खेती की जाती है और अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो किसान इससे जुड़ना चाहते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। आलू की अच्छी फसल के लिए उसका प्रबंधन जरूरी है। जो किसान आलू की बुआई नहीं कर पाए हों, वो अब आलू की बुआई जल्द ही पूरी कर लें। आलू में सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो अक्टूबर में बोए गए आलू की सिंचाई करें। बुआई के 25 से 30 दिनों बाद 90 से 100 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करके मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। अगेती और पछेती झुलसा रोग से बचाव के लिए इंडोफिल M45 या रिडोमिल MZ दवा के 0.2% घोल का छिड़काव 2 से 3 बार जरूर करें। आलू की फसल में खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो इन पर नियंत्रण करने के लिए अच्छे बीज का चयन करें, उचित समय पर बुआई करें और बीजोपचार करें। इनके अलावा फसल चक्र में लोबिया और हरे खाद का उपयोग करने से आलू में उगने वाली खरपतवारों पर काफी हद तक नियंत्रण रखा जा सकता है। आलू की फसल की खुदाई प्रबंधन की बात करें तो आलू की खुदाई नवंबर से मार्च तक की जाती है। इसकी खुदाई का सही प्रबंधन जरूरी है
ताकि कम से कम फसल को नुकसान पहुंचे। खुदाई के दौरान आलू कंद को कई बार ऊपरी हिस्से पर निशान लग जाता है, जिस कारण भंडारण के दौरान आलू के खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं जब मौसम में अधिक गर्मी हो या अधिक ठंड हो तब फसल की खुदाई नहीं करें। ध्यान रखें कि आलू की खुदाई के 2 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दें। इस तरह कुछ खास बातों का ध्यान रखकर आप आलू की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आलू फसल प्रबंधन से जुड़ी ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। अमरेंद्र कुमार जी सीतापुर उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमरेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, हमारा ये पूछना है जी कि हमारा आलू 20 दिन का हो गया है तो उसमें यूरिया डालना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या चीज मिलाएं जो उससे लाभ हो। कितने दिन की फसल हो गई है? जी 20-21 दिन की हो गई है। जी जी, तो बताएं यहाँ पर डॉक्टर चौधरी कि किस तरह से यूरिया या फिर जो उर्वरकों का इस्तेमाल है उन्हें करना चाहिए इस वक्त। ये किसान क्योंकि उधर यूपी साइड के हैं तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि जब भी आप आलू की खेती करें तो आपको पास जो है एक हेक्टेयर के लिए 180 किलोग्राम जो है वो नाइट्रोजन की जरूरत है और लगभग 80 से 100 किलो आपको फास्फोरस की जरूरत पड़ती है और इतनी ही आपको पोटाश की जरूरत पड़ती है 80 से 100 किलो तक की। तो रही बात यूरिया की, तो इसका जो टोटल जो मात्रा आती है उसकी आधी मात्रा जो आपकी जो फास्फोरस और पोटाश और आधा यूरिया जो है जो टोटल मात्रा है उसको आप बिजाई के समय ही आलू की प्लांटिंग के समय ही डाल दें। और क्योंकि अभी इन्होंने जैसे बताया कि 15-20 दिन की फसल हो गई है, अभी इनका आलू 30 की दिन के बाद ये पहली गुड़ाई करेंगे, तो उसमें पे जो है इन्होंने जो आधी मात्रा जो यूरिया की रखी हुई है उसको लाइनों में डाल दें। अगर मेड़ों पे लगाया तो उस पे मेड़ों पे डालते जाएं लाइंस में और फिर मिट्टी चढ़ाते जाएं। इससे क्या फायदा होगा कि जो आपकी नाइट्रोजन है, जो यूरिया है, वो भी आपके खेत में ढंग से मिल जाएगा, पौधे की जरूरत पूरी करना शुरू कर देगा और साथ में मिट्टी चढ़ जाएगी तो वो आपकी जड़ों की बढ़वार के लिए और सबसे बड़ी बात है कि जो खरपतवार हैं उनके नाश के लिए, उनके खात्मे के लिए बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल राइट टाइम इन पे आने वाला है 10 दिन के बाद यूरिया की सेकंड डोज के लिए। बिल्कुल, तो अमरेंद्र जी, उम्मीद है कि इन सुझाव पर अमल करेंगे और आपको अच्छी फसल मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर तोमर, आपसे जानना चाहेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने बताया हमें कि किस तरह से जो रासायनिक खेती है उसके कई तरह के दुष्प्रभाव सामने आने लगे हैं। ऐसे में अगर हल की बात की जाए प्राकृतिक खेती के तौर पर, तो किस तरह से मिट्टी की सेहत हो या फिर हम इंसानों की सेहत हो, इनकी सेहत सीधे तौर पर जुड़ी हुई है इन प्राकृतिक खेती से? देखिए, सबसे पहली बात तो प्राकृतिक खेती की ये है कि हमारे किसान भाइयों को ये समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक खेती है क्या। जी, कई सारे किसान भाई इससे ऐसा सोचते हैं कि भाई ये प्राकृतिक खेती अगर हम करेंगे तो हमारी उत्पादकता कम हो जाएगी और हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति नहीं हो पाएंगी। जी, तो मैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसान भाइयों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर होते हैं तो प्रारंभ में आपको एक नियोजन करने की आवश्यकता है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आपको प्राकृतिक खेती या कार्बनिक खेती जब आप करना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी योजना बनानी पड़ेगी कि आपके पास क्या क्या चुनौतियाँ होंगी, उन चुनौतियों का हम कैसे समाधान करेंगे, चाहे वो खाद एवं उर्वरकों की समस्या हो, चाहे वो कीटनाशकों की हो या खरपतवारनाशी की हो या मल्चिंग करने के लिए हमें प्राकृतिक रूप से उत्पादित फसलों के आवश्यकता है या हमारी अन्य आवश्यकताएं हैं। पहले हमें स्वाट एनालिसिस करनी पड़ेगी अपनी खेती को आरंभ करने से। स्वाट का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। आमतौर पर हमारा किसान भाई एक भावना के साथ खेती करता है और वो नियोजन नहीं करता। और हमारा ये मानना है कि अगर किसान भाई अपनी खेती को उद्योग के दृष्टिकोण से देखे, उसकी पूरी जो क्या क्या उसकी जो है शक्तियां हैं उसमें, उस काम के करने की, उसमें क्या क्या हमारे अवसर हैं, क्या क्या उसमें हमारे सामने चुनौतियां आएंगी और क्या क्या खतरे हैं, ये पहले किसान को करना पड़ेगा। दूसरी बात किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक जो खेती है
वो एक प्रकृति द्वारा जो दिए गए उत्पाद हैं हमारे, उसमें पेड़ पौधे हैं, हमारे पशु हैं, हमारे पक्षी हैं, हमारे लाभकारी कीड़े हैं, मधुमक्खियां हैं, और हमारा दूसरे जो हमारे पौधे हैं जिनको हम औषधि के रूप में या दवाओं के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी खेती को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। तो ये क्या भूमिका रहती है प्राकृतिक खेती में? जी डॉक्टर तोमर, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं यहाँ पर। शोकेंद्र कुमार चौहान जी इस वक्त अमरोहा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी शोकेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। मेरा सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ क्या गन्ने के मूले में आलू हो सकता है या नहीं? जी बिल्कुल, डॉक्टर चौधरी बताएं, क्या गन्ने के साथ आलू की खेती की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, जब आपका गन्ना छोटा है, इसमें जो छोटी अवधि की जो वैरायटीज लगा के आप लोग जैसे सितंबर माह में जैसे लगाते हैं आप, ये आपकी सितंबर माह के पूरे में जो है छोटी अवधि का आलू लगता है। तो अगर आप गन्ने की लगा रहे हैं तो आपको लाइन से लाइन के बीच में, जो गन्ने की लाइनों के बीच में जो है वो आलू लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे ही आपका ये बढ़ना शुरू हो जाता है पौधा गन्ने का, तब आपको वो आलू निकालना पड़ता है। तो जो अमूमन 70 से 90 दिन की जो अवधि वाली, जो छोटी अवधि वाली जो आलू की वैरायटियां हैं, उनको आप लगा सकते हैं। और अच्छी, जैसे कुफरी ख्याति लगा लिया आपने, कुफरी जवार है, गौरव है, पुखराज है, इनको लगा के जो है आप जो है वो इंटरक्रॉपिंग, इनका बोलने का मतलब है कि इंटरक्रॉपिंग, अंतः फसलीकरण जो कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही चीज है, ये कर सकते हैं आप लोग। बिल्कुल। तो शोकेंद्र जी, आपको ये सवाल का जवाब मिल गया है, आप बिल्कुल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, गन्ना और आलू एक साथ ले सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और इन विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम आलू फसल प्रबंधन और प्राकृतिक खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। कन्हैया लाल प्रजापति जी उज्जैन मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कन्हैया लाल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पहले तो आपको हमारी डिपार्टमेंट आपको। जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कन्हैया लाल जी। बताएं क्या जानना चाहते हैं? ये आलू लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
और कितना पानी पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए आलू की फसल को? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर चौधरी बताएं। भाइयों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहले तो कौन से क्षेत्र से किसान बिलोंग करता है, वहां के लिए जो अनुमोदित वैरायटियां हैं उनका चयन करें, अच्छे सोर्स से अच्छी वैरायटी लें, और आलू का बीज जो है उसमें लगभग 3 आंखें हों। 30 से 50 ग्राम मिनिमम साइज का जो आलू है उसका साइज हो 30 से 50 ग्राम के बीच में, और उसमें मिनिमम 3 आंखें हों, और 1 हेक्टेयर के लिए जो हमें 20 से 25 क्विंटल जो है वो बीज लगता है। तो पर बीघा हमारा लगभग 1.5 से 2 क्विंटल बीज लगता है, उसका ख्याल रखें। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात मैंने पहले भी कह दी कि उसमें गोबर की खाद, जैसे डॉक्टर तोमर भी बता रहे हैं, प्राकृतिक खेती या जैविक खेती में हमें कार्बनिक जो अंश है वो मिट्टी में बढ़ाना है जी। तो हमें गोबर डालना है। किसानों के पास अगर गोबर है तो 10 से 15 टन जो है वो गोबर जो है प्रति हेक्टेयर डालें। अगर वो नहीं है तो आप ग्रीन मैन्योरिंग, जैसे आप लोगों की हरी जो आप लोगों की फसलें होती हैं, जैसे आपने ढैंचा लगा दिया, ये भी डॉक्टर साहब ने पहले चर्चा की है। तो ढैंचा और सन हेम्प वगैरह उसको आप बरसात के मौसम में, खाली मौसम में अगर 1.5 महीने का या महीने भर का गैप है तो उस पर लगा के उसको खेत में मिला लें, उससे भी आपका कार्बनिक अंश बढ़ जाता है जी। तो उसके बाद बात आती है रासायनिक खादों की। तो रासायनिक खादों को हमने संतुलन में डालना है। जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात करें हम लोग, नॉर्थ इंडिया की, तो यहाँ पर 150 से 180 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर लगती है, 80 से 100 किलो फास्फोरस लगता है, और आपका 80 से 100 किलो ही आपका पोटाश लगती है। तो इसको जो है बिल्कुल सही मात्रा में डालना है, और नाइट्रोजन को आधी मात्रा आप आलू लगाते समय डालें, और आधी मात्रा जो है आप जो है वो आप 30 दिन के बाद या 35 दिन के बाद जब पहली गुड़ाई करते हैं उस टाइम डालें। और उसके साथ ही मैं किसान भाइयों के, जैसे पानी की बात की इन्होंने, तो आलू को लगाने से 8-10 दिन पहले खेत की सगाई करें, पलेवा करें उसका। जैसे पतरी हो जाती है उसके बाद हल चलाएं, 2-3 हल चलाएं, और पौधा जो है वो आप मेड़ों पे लगाएं, और मेड़ टू मेड़ की दूरी जो है वो लगभग 60 सेंटीमीटर हो अगर ट्रैक्टर से लगा रहे हैं, और ट्यूबर से ट्यूबर, एक आलू से दूसरे आलू के बीच में विदन लाइन जो आपका 15 से 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो। उससे क्या होता है कि आप लोगों का प्रकाश के लिए, पौधों की जड़ों के लिए, और भोजन के लिए या पानी के लिए कोई संघर्ष नहीं, आपस में संघर्ष नहीं होता है, अंतर संघर्ष नहीं होता है, और अच्छा स्वस्थ पौधा तैयार होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दूसरी चीज आती है आपकी खरपतवार के नियंत्रण की। मैं किसान भाइयों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि खरपतवारों का नियंत्रण आलू में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा बार हम लोग इरिगेशन देते हैं। जैसे किसान भाई ने हमें बोला कि कब कब इरिगेशन करें, तो मैं किसान भाइयों को बोलना चाहूंगा कि हम लोग 10-12 दिन के अंतराल के बाद हम लोग पलेवा जो हमारा मेड़ है, मेड़ के बीच में पानी डालते जाएं, और लगभग 8 से 10 जो सिंचाइयां हैं पूरी फसल में हम लोगों के आलू की लगती हैं। और उसके साथ ही क्योंकि बार जब हम पानी देते हैं तो खरपतवार बहुत ज्यादा आते हैं, तो किसान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि खरपतवार जो नाशी है उनका जरूर प्रयोग करें बैलेंस में। जैसे आप लोगों का पेंडिमेथिलिन है, अगर वो अवेलेबल है तो 1 किलो जो आपका बिल्कुल जो सक्रिय तत्व है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 750 से 800 लीटर में मिला के आलू की लगाने के तुरंत बाद 48 घंटे के अंदर आप लोग इसकी स्प्रे कर दें। एक और तो बहुत अच्छी मुख्य तौर पर कई बातें यहाँ पर आपने बता दी कि आलू की अच्छी पैदावार के लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कन्हैया लाल जी, उम्मीद है इस जवाब से आपको जरूर लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर तोमर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आलू की ही फसल हो गई, इसी तरह से बागवानी की ही अगर हम बात कर ले, उसमें कई तरह की फसलें चली आती है। इनमें अगर प्राकृतिक खेती की बात की जाए तो किस तरह की भूमिका रहती है प्राकृतिक खेती की, क्या महत्ता है? देखिए, अगर हमारे देश में हम प्राकृतिक खेती की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं और सरकार ने इसके बारे में राष्ट्रीय मिशन भी बनाया है प्राकृतिक खेती के बारे में, तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हमें अगर प्राथमिकता के आधार पे करना है तो हमें बागवानी फसलों में, और बागवानी फसलों में विशेषकर सब्जी फसलों में सबसे पहले हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बहुत सारी जो सब्जी फसलें हैं वो एक तो तैयार बहुत जल्दी हो जाती हैं जी, और विशेषकर मैं बात बताना चाहूँगा जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है
मेथी है, धनिया है, साग सरसों है, केल है या और लेचूस हैं, ये जो हैं इनके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है जी। और जब हम इनमें रसायन उर्वरकों का रसायन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ने वाली होती हैं और इनकी जो तैयार होने के बाद भंडारण क्षमता भी कम होती है, तो इनको बहुत जल्दी ग्रहण किया जाता है। तो ऐसे में हमारे खाने में रसायनों के अवशेष जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहली तो ये है कि अगर हम प्राकृतिक खेती बागवानी फसलों में करते हैं तो हमें सब्जियों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और सब्जियों में भी अगर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, 2 फसलों के ऊपर विशेष रूप से हमें प्रारंभ करने की आवश्यकता है। एक तो पत्तेदार सब्जियां, दूसरी जो जड़दार सब्जियां हैं। जड़दार सब्जियों में मैं नाम लेना चाहूँगा मूली का, चुकंदर का, गाजर का, सलजम का, या और भी जैसे आलू भी एक ऐसे तो तने वाली फसलों में आती है, लेकिन ये भी जमीन के अंदर रहता है, या लहसुन है। तो इनमें हमको प्राथमिकता के आधार पे कार्बनिक खेती या प्राकृतिक खेती या ऐसी खेती जिसमें रसायनों का कम से कम इस्तेमाल हो, या जो हमारे पानी के स्रोत हैं, अधिकांशतः देखते हैं कि जो हमारे किसान हैं शहरों के आसपास में, जो हमारे गंदे नालों के पानी हैं, उद्योगों का अवशेष उसमें होता है, उसका पानी का इस्तेमाल करते हैं, और उसका प्रारंभ की अवस्था में तो फसलों में काफ़ी वृद्धि देखी जाती है, लेकिन धीरे जब निरंतर किसान भाई इन खराब पानी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो मृदा है, मृदा के सूक्ष्म जीवी हैं और उनका जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता में प्रभाव आता है। तो प्राथमिकता हमको देनी है बागवानी फसलों को, उसमें बागवानी फसलों में सब्जियों को, और सब्जियों में जड़दार फसलों को, और इसके साथ साथ जो हमारी पत्तेदार सब्जियां, तीसरे अवसर पे हमको जो हमारी फल वाली सब्जियां हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो हम कम से कम समय में तैयार होती हैं और इनका भंडारण क्षमता कम होती है, और हम एक उपभोक्ता के रूप में उनको ग्रहण करते हैं। तो इससे हमारे पोषण के माध्यम से जो खतरे पैदा होते हैं उनसे हम टाल सकते हैं, बच सकते हैं। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, तो उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ईमेल के जरिए एक सवाल भेजा है राकेश पाल जी ने फतेहपुर से। इनका सवाल ये है कि क्या आलू को 3 लाइनों में जिगजैग तरीके से लगाया जा सकता है, क्या इसकी पैदावार जो है वो अच्छी होगी या नहीं, तो सलाह चाहते हैं। तो क्या आप सुझाव देंगे डॉक्टर चौधरी? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है किसान भाइयों ने, और ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी फील्ड में है। 3 रो जो है बेड्स पे लगाते हैं हम लोग, और उसके प्लांटर्स भी अवेलेबल है पंजाब में। इवन आपके वेस्टर्न यूपी में आप आगरा की तरफ जाएंगे तो आप खेतों में देख सकते हैं, वहां पर वो 3 बेड पे लोग लगाते हैं और 3 रोज होती हैं उसमें। रही बात जिगजैग की, जिगजैग में थोड़ा लगाना, अगर मैनुअली लगा रहे हैं उस बेड पे तब तो ठीक है, जिगजैग लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि पौधों में कंपटीशन, इंटर प्लांट कंपटीशन जो वो कम हो जाता है। लेकिन अगर हम मशीनरी से अगर लगा रहे हैं तो हमें फिर सीधी लाइन में ही लगाने पड़ते हैं, या फिर उसमें एडजस्टमेंट, जो प्लांटर होता है उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वो बीच वाली जो रो होती है उसमें स्किप करके डालता है, वो स्किप करके डालता है, तो इस तरीके भी एडजस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन वो एक तरह का मशीनरी में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करने की जरूरत है। तो अमूमन जो सिंपल सेटिंग वाली जो मशीन्स आती हैं वो सीधी लाइनों में बेड बनाती है, और ट्रिपल बेड पे जो है, ट्रिपल रोज में लगातार सीधी लाइन में ले जाते हुए वो स्विंग कर देती है, ट्यूबर्स की प्लांटिंग कर देती है। तो दोनों तरीके से की जा सकती है। जिगजैग में थोड़ी सी मशीनरी में एडजस्टमेंट की जरूरत है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेजा है विनोद कुमार जी ने रांची झारखंड से। विनोद जी ये जानना चाहते हैं कि जीवामृत और घन जीवामृत का क्या महत्व है और इसे कैसे तैयार करें। जी देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राकृतिक खेती में बीजामृत, जीवामृत, घनामृत, जी इनमें बीजामृत का मतलब है कि ऐसे पदार्थ को तैयार किया जाए जो बीज उपचार के लिए काम में लाया जाए, जी तो उसको बीजामृत बोलते हैं। इससे जब बीजामृत का इस्तेमाल करते हैं तो बीजों का जमाव अच्छा होता है, पौधा स्वस्थ पैदा होता है और उसको प्रारंभ में पोषण भी मिलता है। जब पौधा उगता है, ऐसा तो जब पौधा जमाव की प्रक्रिया को पास करता है तो उसके अंदर जो बीज के अंदर पहले से ही भोजन है उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन जब हम
भोजन के साथ एक भोजन और दे देते हैं बीजामृत के रूप में, तो उससे हमारे जमाव को गति मिलती है, जमाव में वृद्धि होती है और पौधा स्वस्थ तैयार होता है और उसको प्रारंभ में जो रोग या कीड़े लगने की संभावना होती है उसको भी बचाता है। बिल्कुल, ये तो है बीजामृत का इस्तेमाल। डॉक्टर तोमर, अब जीवामृत घनजीवामृत के बारे में भी जानेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। शिवराज सैनी जी यमुनानगर हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शिवराज जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा शिवराज जी, बातचीत में रुकावट आएगी। हेलो शिवराज जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आ रही है। राम राम जी। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। 15 दिन हो गए जी, आलू लगाए थे खेत में और बाहर नहीं निकले जी अभी तक। जी डॉक्टर चौधरी। किसान भाई को मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि 15 दिन हो गए आलू को बीजो नहीं निकल रहा है, तो उसकी दो स्थितियां हैं। एक तो अभी आलू निकलेगा आपका 5-7 दिन में निकल आएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग कोल्ड स्टोरेज से जो आलू निकालते हैं तुरंत बाद किसानों के पास पहुंच जाता है और उसकी आंखें फूटने से पहले ये हम लोग उसको खेत में प्लांट कर देते हैं, इसको प्लांटिंग कर देते हैं। तो इसमें फिर वो आंखें निकलने में और ऊपर आने में, मिट्टी में आने में टाइम लग जाता है। तो मैं किसान भाइयों को अब यहाँ पर सलाह देना चाहूंगा कि जब भी आप कहीं से आलू खरीदते हैं तो उसको छायादार जगह में या अंधेरी जगह में आप रख दें, खुले में रख दें, या जो सेबे वाली बोरी होती है उससे ढक दें, और जैसे इसमें 2-3 आंखें फूटती है उसके बाद ही आलू को आप खेत में लगाएं। उससे एकदम से आपका आलू निकल आता है। और किसान भाई को यमुनानगर एरिया में अभी इतनी ठंड नहीं हुई है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से शायद आलू जो है वो नहीं निकल रहा है, तो वो विदिन 5-7 डेज जो है वो दिवाली के आसपास इनको सूचना मिल जाएगी और खेत से आलू बाहर आ जाएगा। बिल्कुल, तो शिवराज जी निश्चिंत रहें और उम्मीद है कि जो सुझाव दिया है डॉक्टर चौधरी ने उस पर आगे से आप अमल करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैम नमस्ते। जी जी मैम, मैं सभी को दीपावली की शुभकामनाएं हमारी ओर से। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी खेत बारे में लोगों के जी विपिन जी, आपकी आवाज हमें कट कट के मिल रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए कृपया। जी आवाज आ रही है? जी जी बताएं। जी मैम, मेरा सवाल ये था कि प्राकृतिक खेती वैसे तो बिना पशुओं से संभव ही नहीं। जी पालन किया तो जो तो जी विपिन जी, आपकी आवाज़ हमें साफ साफ नहीं मिल पाई है, लेकिन डॉक्टर तोमर जैसे कि कह रहे थे कि जो प्राकृतिक खेती है वो बिना पशुओं के संभव ही नहीं है, तो इस विषय पर आप आगे क्या जोड़ना चाहेंगे? विपिन जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। प्राकृतिक खेती को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो इसे समेकित तरीके से ही हम आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि पशुपालन प्राकृतिक खेती का अभिन्न अंग होगा। जी
जब पशुपालन होगा, पशु होंगे, गाय होगी, देसी गाय होगी, क्योंकि गाय को हमारे देश में हमने माता का दर्जा दिया है जी। और वो दर्जा इसलिए दिया कि उसके अंदर जो हम उत्पाद मिलते हैं, उसका मूत्र मिलता है, गोबर मिलता है, दूध मिलता है, घी मिलता है, तो उसके अंदर बहुत सारे हमारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारी फसलों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। और गोबर की खाद, इसके अतिरिक्त हम भैंस की गोबर की खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बकरी भेड़ की मींगन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊँट घोड़े की लीद भी कर सकते हैं, लेकिन पशुओं का प्राकृतिक खेती में योगदान जरूरी है। बिना पशुओं के प्राकृतिक खेती को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना हमारे लिए एक चुनौती हो सकती है जी। तो ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब बात आती है कि भाई हम जो पशु हैं हमारे, उनसे हमारा क्या संबंध है प्राकृतिक खेती का। पशुओं से हमारा सीधा संबंध है। अभी जो हम पहले प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे जी। हम बीजामृत की बात कर रहे थे, घनामृत की बात कर रहे थे, जीवामृत की बात कर रहे थे जी। तो उसमें हम ज़्यादातर गाय के गोबर को, गाय के मूत्र को, गाय के उत्पादों को या चने को या सूक्ष्म जीवियों का हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और उनमें उनकी संख्या में वृद्धि करके उसको जो है हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो हमारे थोड़े ही सामग्री से हम अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में जीवाणुओं का या उनके जो लाभकारी तत्व हैं उनको पौधों को उपलब्ध करा सकते हैं जी। ऐसे में उनसे फायदे अच्छे मिलते हैं। तो ये विपिन जी का जो मानना है, पशुपालन के बगैर प्राकृतिक खेती अधूरा है जी। तो ये तो हमें सबको ही मानना पड़ेगा और ये अकाट्य सत्य है कि पशुओं को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। वो पशुओं से प्राकृतिक खेती ही नहीं है, उससे भी आगे है। हमारे दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, दूध की, घी की, दही की, वो मिलती है। और आजकल तो गाय की माध्यम से लोग इतना उपचार कर रहे हैं कि उसको जो है अगर उसके संग कुछ समय गुजारते हैं तो उसके ऊपर हम हाथ से उसकी सेवा करते हैं, देखते हैं, तो उससे हमें एक सुकून मिलता है जी। और हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मैं तो गांव में पैदा हुआ, जब बचपन में हमारे यहाँ गाय होती थी, हम गाय को खुरेरा करते थे तो पशु एक खुशी अनुभव करता था और हमको इतना अच्छा लगता था कि पशु खुश होता था तो हम भी खुश होते थे। तो वो एक गिव एंड टेकन वाली बात है कि तो पशुपालन पूरक है एक तरह से कहा जा सकता है और अभिन्न हिस्सा है खेती का पशुपालन। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। जी नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर, बाराबंकी जी नमस्कार। बीज, खाद, पानी, उपचार और इसके साथ हमें नंदस्वरूप जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। मैं जानना ये चाहता हूँ कि आलू की जो दवाई हो चुकी है जी, क्या आलू की बुआई हो चुकी है आप कह रहे हैं? जी जी। क्या कोई समस्या आ रही है? तो अब अगेती झुलसा लगने वाला तो अच्छा, अगेती झुलसा रोग की समस्या आ रही है। आइए इसका निदान जानते हैं। जी डॉक्टर चौधरी बताएं। किसान भाइयों, आपने क्योंकि बिजाई कर दी है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप आलू को लगाते हैं उसके ट्यूबर को जो है वो सीड ट्रीट कर लें। तो उसके लिए जो है वो बेविस्टन है। बेविस्टन का प्रति लीटर पानी में जो है वो 3 से 5 ग्राम तक जो है वो आप बेविस्टन डालें। जैसे 10 लीटर का अगर आप घोल बना रहे हैं उसमें 30-40 आप ग्राम जो है बेविस्टन डालें और उसमें डिप करके जो है थोड़ा सा 15-20 मिनट उस सॉल्यूशन में रख के उसके बाद आलू लगाएं। क्योंकि अभी आपने अगेता रोग की बात की है कि अगेता रोग आना शुरू हो गया है, तो उसके लिए एक दवाई है डायथिन MZ78, इसको इंडोफिल की भी आती है Z78। उसका जो है वो 0.2% का घोल बना के जो है वो पत्तों पे छिड़काव करें। क्योंकि अभी थोड़ा सा पूरे हमारे नॉर्थ इंडिया और इवन बाराबंकी रीजन तक एक मौसम की भी एक आई है कि बारिश होने की संभावना है और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में हिल रीजन में तो शुरू हुई है। तो जब भी आप स्प्रे करें तो उसमें एक आप टी पोल करके या सेलवेट करके स्टिकर्स आता है, वो एक तरह का साबुन के घोल की तरह होता है, उसको जरूर डालें और उसकी स्प्रे करें ताकि जो दवाई आपकी ढंग से चिपक जाए
और पौधा उसको अवशोषित कर ले, उससे जो है वो आपकी ये जो प्रकोप है इसका अगेता रोग का वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगेता रोग से जो आप बच सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर चौधरी, झुलसा रोग से जुड़ा हुआ एक सवाल और भी आया है व्हाट्सएप के जरिए। हमारे दर्शक आलोक कुमार जी ने सवाल भेजा है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। इनका सवाल ये है कि आलू की झुलसा रोधी वैरायटी बताएं। उसके लिए एक कुफरी करने के लिए है हमारी कुफरी हिमालनी, इसमें प्रतिरोधकता है कुछ स्तर की, तो ये वैरायटियां जो हैं वो लगाई जा सकती हैं। उसके अलावा जहां पर भी बारिशें शुरू हो जाएंगी या टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, वहां पर जहां नमी ज्यादा होगी वहां पर ये बीमारी अमूमन बहुत सारी वैरायटीज में आ जाती है। तो सबसे पहला जो मैंने बताया है कि हमें आलू को ट्रीट करना है, रोगरोधी वैरायटीज लगानी है, और उसके अलावा जब अगर रोग आ जाता है तो एक खरपतवार, क्योंकि इसमें फफूंदनाशी है जैसे रिडोमिल MZ78 है, इसका जो है 0.15% का जो घोल है 700 से 800 लीटर पानी में है, वो आप जरूर करें। अगर ये नहीं मिलती है तो बेवेस्टन है, डाइथेन MZ78 45 है। ये जो दवाइयां हैं इनका 4 स्प्रे करनी है 7 दिन के अंतराल पे, और जो रिडोमिल MZ78 जो पाउडर है इसका 0.15% मैंने जो बताई है दवाई, इसका 15 दिन के अंतराल पे लगभग मिनिमम जो है वो 2 अपने स्प्रे करनी है। इस तरीके से जो आपका वेजिटेटिव जो फेस है वो आपका झुलसा रोग से बच जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रकाश का संश्लेषण करेंगे पत्ते, और आलू का भराव बढ़ जाएगा और आपकी अच्छी पैदावार जो है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से जो आपको बचाव रखना है पिछेता झुलसा रोग से। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर तोमर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने प्राकृतिक खेती में पशुपालन का जिक्र किया, जो सूक्ष्म जीव है उनका भी जिक्र किया, साथ ही बातचीत में आपने बताया था कि अन्य कुछ पौधे होते हैं, खासतौर पर औषधीय पौधे, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मैं चाहूंगी कि उदाहरण से आप हमें समझाएं कि इनकी क्या भूमिका रहती है प्राकृतिक खेती में। देखिए, प्राकृतिक खेती में पौधों का बहुत बड़ा योगदान है जी। अगर हम बात करें, पहले हम नीम हमारा एक सबसे बड़ा मित्र पौधा है। अगर हम अपनी प्राकृतिक खेती को वास्तविक रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें नीम का बड़े पैमाने पे प्लांटेशन करना पड़ेगा, या जिस खेत में हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उसके पास में ही उसके किनारे पे नीम के पौधों की रोपाई करनी पड़ेगी, ताकि नीम के पत्ते, नीम की निम्बोली और उससे ये दोनों पदार्थ मिल जाएंगे तो उससे काफ़ी हद तक हम कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। एक तो नीम की मैंने बात की, दूसरी मैं कहना चाहूँगा कि जैसे धतूरा है, भांग है, ये भी दोनों ऐसे पौधे हैं जिनको हम प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल में ला सकते हैं कीटनाशकों के बनाने में जी। इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, तुलसी का पौधा है, मरवे का पौधा है, जिनको हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं कीटों के नियंत्रण में। तो पौधों का अपना योगदान है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के पौधे हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी इकोलॉजी के आधार पे हम उन पौधों का चयन कर सकते हैं, उनका रोपाई कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं, उनको और उनका लाभ प्राकृतिक खेती में ले सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। ओम प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ हिसार हरियाणा से जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं। ये जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, आलू बो रखे मैंने 1 महीना के करीब हो चुके हैं जी। तो उसके पीले पत्ते होने लगे हैं, तो इसके लिए कोई अच्छा, पौधे पीले पड़ रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर चौधरी बताएं ऐसे में क्या करें। ये इनके थोड़ा समय में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इनके आलू की कितनी की उम्र हो गई, आलू की 1 महीना हो गया है लगाए हुए। इसमें क्योंकि अगर इन्होंने 2 वजहें इसकी हो सकती हैं, या तो आलू का जो बीज है वो सही नहीं है, कई बार जो है कमजोर आलू होता है, बिल्कुल आपका श्रिवल्ड जैसा होता है, सूखा जैसा आलू होता है, तो उससे जो है जो पौधे निकलते हैं, जहाँ भी बर्ड्स होती हैं उससे कमजोर जैसे पौधे निकलते हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर वहां पर तुड़ी, जैसे धान का जो खेत है, धान वाले खेत में लगाया अगर इन्होंने होगा, तो उसमें क्या होता है कि जो रेजिड्यूज होते हैं पिछली फसल के, वो सारी नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। तो पौधा जैसे ही आपकी जड़ें बढ़ाता है आलू का, तो उसको जो है नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है, तो थोड़ा उसमें पीलापन रह जाता है। वो धीरे धीरे जैसे ही रेजिड्यूज गलना शुरू हो जाते हैं, तो उससे जो है नाइट्रोजन रिलीज हो जाती है। जो सूक्ष्म जीवाणु हो वो पौधे के ऊपर जो रेजिड्यूज हैं
उनको तोड़ के नाइट्रोजन को जो है वो अवेलेबल फॉर्म में लाता है, और उससे जो है पौधा जो है वो हरेपन की तरफ आ जाता है, पीले से हरेपन की तरफ। दूसरी चीज ये है, या फिर इनके खेत में नाइट्रोजन की कमी है, और चौथी चीज ये हो सकती है कि इन्होंने कई बार सूखे में ही आलू किसान लगा देता है, मेड़ों में लगा देता है, उसके बाद प्लेवा करता है, तो कई बार बड़ा हैवी प्लेवा कर देता है, पानी ज्यादा सिंचाई कर देता है, उससे भी जो है वो कुछ एनारोबिक जैसी कंडीशन बन जाती हैं, तो जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है शुरू में, उससे भी पीलापन आ जाता है। अगर ये तीनों चारों स्थितियां हैं तो इससे थोड़ा सा बचाव करके नाइट्रोजन को थोड़ा सा बढ़ा के, या फिर जहां धान के रेजिड्यूज में अगर आलू लगाया हुआ है तो थोड़ा सा नाइट्रोजन का छिट्टा देके उसमें हरापन लाया जा सकता है। रही बात नाइट्रोजन अगर इरिगेशन ज्यादा दी है तो जैसे ही थोड़ा मॉइस्चर का लेवल कम होगा या इरेटेड कंडीशंस आएंगी, हवा मिलेगी जड़ों को, तो अपने आप ही ये हरापन जो है वो आ जाएगा और पीलापन कम होता चला जाएगा आलू का। बिल्कुल। तो ओम प्रकाश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं अनिल कुमार जी, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। अनिल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैम नमस्कार, गुड इवनिंग। जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं। बिफोर आई पुट अप माय क्वेश्चन, आप सभी को धनतेरस और दिवाली। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बताइए। मेरे 2 सवाल हैं। जी पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे लास्ट ईयर हमने छोटे से खेत में आलू बीजे थे जी, तो अक्टूबर एंड और नवंबर के स्टार्टिंग में, तो जनवरी एंड में बारिश हुई तो ओले पड़े, वो सारी वॉश आउट होगी, सारी मतलब प्याज भी लगाए थे उसी में, वो सारे नष्ट हो गया जी। और साथ ही साथ मैंने केले भी लगाए थे। अच्छा। मेरा क्या मतलब, मेरे पूरे एरिया में खराब हो गया। फर्स्ट। सेकंड सवाल है कि भैंस की गोबर खाद अच्छी होती है या एनपीके, व्हिच वन इज द बेस्ट? सो प्लीज दीस आर द 2 क्वेश्चंस। जी बिल्कुल, आइए आपके दोनों सवालों के जवाब लेते हैं। डॉक्टर चौधरी, पहले आप जवाब देना चाहेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है जो बारिश और ओले के कारण आलू की फसल बर्बाद हो रही है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अनिल कुमार जी ने बताया कि आलू की फसल इनकी जनवरी में जो है वो इन्होंने अक्टूबर में लगाई थी, और जनवरी में ओले पड़े और उससे जो है पूरे पत्ते तबाह हो गए और फसल तबाह हो गई। बाकी दूसरी फसलें भी इनकी तबाह हुई। जी। तो ये तो एक तरह की नेचुरल जैसी चीज है। अगर हम ऊपरी क्षेत्रों की बात करें, हिमाचल की, उत्तराखंड की, तो वहाँ एंटी हेल गन्स हैं, तो ऑर्चर्ड्स के जो हैं वो ऑर्चर्ड बच जाते हैं। पर निचले क्षेत्रों में इस तरह की सुविधा नहीं है। तो हमें तो ये तो कुदरती तौर पे ऐसा है कि जो कुदरत है उसके साथ तो नहीं लड़ा जा सकता, पर इतना जरूर किया था कि हम लोग कंटीजेंट प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हर साल उसके क्षेत्र में इस तरह की प्रॉब्लम है और आलू ही आप लगाना चाह रहे हैं बार बार, तो हमें आलू जो अक्टूबर एंड की बजाय हमें सितंबर की तरफ, जैसे हम लोग पिछली फसल काट लेते हैं, जैसे मक्का होता है उस क्षेत्र में, धान में तो नहीं हो सकती ये चीज, लेकिन मक्का जो है उसके तुरंत बाद, क्योंकि तोरिया भी हम लोग ज्यादा लगाते हैं उस एरिया में, तो आलू का जल्दी लगाया जा सकता है। उसके लिए कुछ एक वैरायटीज हैं, तो जैसे ज्योति है आप लोगों की, चंद्रमुखी भी उस एरिया में लगती रही है, पुखराज है वो लगती रही है। इसको जो है वो हम लोग सितंबर में ही लगा दें। अच्छा। और दिसंबर एंड तक जो है कच्चा आलू जैसा निकलता है। और ये ऊना और पंजाब का जो एरिया एडजॉइनिंग कांगड़ा का, वहाँ एक प्रैक्टिस है
कि दिसंबर में जब आलू मेन सीजन का शॉर्टेज हो जाती है तो कच्चा आलू निकालते हैं किसान, तो उसमें ओले की फसल आने से पहले जो है हम लोग आलू को निकाल रहे हैं और इसको तुरंत मार्केट में बेचने के लिए हम लोग ले जा सकते हैं, या अपनी भी कंजप्शन के लिए छोटे स्तर पे लगाते हैं तो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। पर उसमें शर्त ये है कि उसको ज्यादा देर तक स्टोरेज नहीं किया जा सकता है। तो पहली जो इनका सवाल था उसके लिए ये कंटीजेंट मैनेजमेंट हो सकती है। बिल्कुल। और दूसरा इनका सवाल था कि क्या भैंस का गोबर और एनपीके खाद क्या उनमें बेस्ट कौन है। जी, तो मैं किसान भाई को कहना चाहूंगा कि ये दोनों एक इनके अपने अलग अलग स्वरूप हैं। अगर खेत में हम लोगों का जैविक अंश कम है और खेत की सेहत खराब हो रही है तो हमें ये भैंस का गोबर जो है वो बहुत अच्छी चीज है, उसको डालना चाहिए। और आलू जैसी फसल में अगर मैंने बात की तो 10 से 15 टन तो हम अमूमन डालते हैं। उससे क्या होता है कि खेत में जो सूक्ष्म जीवाणु है उनकी संख्या बढ़ जाती है, और ये जो आपका भैंस का गोबर या पशुओं का गोबर है उसमें 16-17 तरह के जो पोषक तत्व जो है वो मिलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारे मिलते हैं। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर चौधरी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी कार्यक्रम के दौरान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर तोमर आपसे भी सुझाव लेना चाहेंगे। जैसे कि अनिल जी ने पूछा है कि ये भैंस का गोबर का इस्तेमाल करें या फिर एनपीके का, तो आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, दोनों अपने अपने महत्वपूर्ण हैं। अगर हमको ज़मीन में जीवांश बढ़ाना है तो हमें गोबर, चाहे वो भैंस की हो, चाहे गाय की हो या और किसी अन्य पशु की हो, उसका इस्तेमाल करना हमारे लिए बेहतर होगा। जीवांश की वृद्धि होगी और जो उसे मिलने वाले तत्व हैं, 16-17 जो तत्व हैं, उनकी आपूर्ति उससे है। जलधारण क्षमता बढ़ती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है और जमीन की कुल मिलाकर के दशा में सुधार होता है। और जहाँ एनपीके की बात है, एनपीके में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है। अगर आप कन्वेंशनल तरीके से कहते हैं तो अगर आपकी उर्वरक शक्ति कम है, गोबर की खाद आपके पास उपलब्ध है, तो आप एनपीके का इस्तेमाल करें। लेकिन मैं कहूँगा कि दोनों चीज़ों का इंटीग्रेटेड अगर इस्तेमाल करते हैं, कांगड़ा के हमारे जो किसान हैं अनिल जी, क्योंकि कांगड़ा मैंने देखने का 2-4 बार अवसर मिला है मुझे, तो वहाँ पे आवश्यकता है दोनों के इंटीग्रेट करने की, गोबर की खाद के चाहे भैंस की हो या अन्य किसी पशु की हो, और एनपीके का इस्तेमाल मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर अगर करेंगे तो निश्चित रूप से उनको खेती में फायदा होगा। जी अनिल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर तोमर, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती के कई फायदों के बारे में आपने हमें कार्यक्रम के दौरान बताया, लेकिन किसान इन तरीकों को तभी अपनाता है जब उन्हें लगे कि हमें लागत कम आएगी, उत्पादन बेहतर होगा। तो प्राकृतिक खेती के बारे में जानना चाहेंगे कि इसकी लागत कितनी आती है? देखिए, जहाँ तक बात है प्राकृतिक खेती की, अगर मैं बताऊँ कि आज़ादी से पूर्व हमारे देश की अधिकांश खेती का जो क्षेत्रफल है वो प्राकृतिक ही था। जी जी। और तब भी बहुत अच्छी फसलें होती थी। मुझे खुद अपने गांव का अपना अनुभव है कि हमारे यहाँ गन्ना होता था, मक्का होती थी, कपास होती थी, तिल होता था, उड़द होता था, मूंग होता था, अरहर होता था, और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल जीरो होता था। मैं कहूँगा जीरो होता था। मैं भी आज 60 साल का हो गया हूँ, जो मेरे अनुभव हैं, तो मैंने देखा कि ऐसा नहीं है। लेकिन तब एक स्थिति थी कि पशुओं की संख्या किसान के पास बहुत अधिक होती थी, प्रचुर मात्रा में गोबर का खाद डालते थे, और गर्मी में खेतों की गहरी जुताई करते थे, जिससे उनमें वर्षा के मौसम का जल धारण क्षमता जल प्राप्त होता था। यहाँ हम हरी खाद की खेती करते थे, सनई उगाते थे, ढैंचा उगाते थे, और उसको 45 दिन 50 दिन के बाद उसमें जुताई कर देते थे। तो इस प्रकार से हम मृदा के अंदर जीवांश की मात्रा बढ़ाते थे या सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाते थे। और 1-2 मौसम में हम फसल नहीं लेते थे, अधिकांश खेतों में एक ही फसल लेते थे, एक साल में एक ही फसल लेते थे, क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं थे। मैंने पहले भी कहा था कि आज़ादी के बाद देश में जो सेवागत संस्थाओं का विकास हुआ, चाहे वो उन्नत किस्मों का विकास हुआ या रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ी, कीटनाशकों की उपलब्धता बढ़ी, उससे हमारी उत्पादकता बढ़ी और उत्पाद की मात्रा भी बढ़ी। लेकिन कई बार गुणवत्ता की बात उठती है मन में। तो प्राकृतिक खेती इसका जवाब है। इसलिए प्राकृतिक खेती, अगर हमको स्वस्थ जीवन चाहिए, स्वस्थ वातावरण चाहिए, स्वस्थ पानी चाहिए, स्वस्थ मृदा चाहिए, और सतत हमें उत्पादन लेने के लिए अपनी मृदा को उस स्वास्थ्य में रखना है,
या हमारा तो बिल्कुल भूजल किसानों को खराब ना हो, प्राकृतिक खेती उसके लिए को हमें अपनाना प्राकृतिक चाहिए। खेती की तरफ अग्रसर होना जी, पड़ेगा। जी, बिल्कुल और डॉक्टर मैं तोमर, इस बहुत कार्यक्रम अच्छी जानकारियां दी आपने कार्यक्रम के दौरान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो विस्तार से जाना आज आपने आलू फसल प्रबंधन के बारे में और इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के बारे में। उम्मीद है इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे और आप अपनी खेती को उन्नत करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बता दें हेलो किसान कार्यक्रम का अगला विषय क्या रहेगा। हेलो किसान कार्यक्रम में अगले विषय जो रहेंगे जिस पर चर्चा की जाएगी वो है रबी दलहनी फसलों की खेती। साथ ही बातचीत की जाएगी कार्यक्रम के दौरान मोटे अनाज की खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इससे आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे जहां पर आप हेलो किसान के तमाम एपिसोड्स कभी भी देख सकते हैं। इसी के साथ हेलो किसान में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नहीं, ये लोग किसान